देखिए ये जो पॉइंट्स हम करते हैं ना, जो मैप रिलेटेड चीजें हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप एटलस नहीं भी पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से पढ़िए और फिर उसे एटलस में लोकेट करने की कोशिश करिए। दीज आर द एरियाज जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछे भी जा सकते हैं, क्योंकि वो करंट अफेयर्स में रहते हैं और पहले भी क्वेश्चन इनके ऊपर पूछे गए हैं, तो एग्जाम के अंदर ये सब चीजें आपसे पूछी जा सकती है। देयरफॉर आई ऑलवेज रिक्वेस्ट यू कि ये जो चीजें हैं आप इनके नोट्स भी बना सकते हैं और इसे अपने एटलस में लोकेट भी कर सकते हैं। 5 से 10 मिनट ही आपको एटलस रोज देखना होता है, उससे आपका जो मैप का पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में जानते हैं, पूछते हैं कि क्या इसके बारे में करेक्ट है, कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। दीपम के बारे में देखते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। दीपम इज द नोडल डिपार्टमेंट फंक्शनिंग अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस फॉर स्ट्रेटेजिक सेल ऑफ पीएसयू। तो दीपम जो है बेसिकली एक नोडल डिपार्टमेंट है जो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर आता है और पीएसयू की स्ट्रेटेजिक सेल कैसे करनी है उसको लेकर ये चिंता करता है। दीपम एंड नीति आयोग जॉइंटली आइडेंटिफाइंग द पीएसयूज फॉर स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट। तो दीपम और नीति आयोग दोनों साथ में मिलकर देख रहे हैं कि किस किस पीएसयू को किस किस हद तक हम डिसइन्वेस्ट कर सकते हैं, उसके अंदर हम विनिवेश कर सकते हैं। देन स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट इज ट्रांसफरिंग द ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ अ पब्लिक सेक्टर एंटिटी टू प्राइवेट सेक्टर ओनली। तो इसके अंदर पब्लिक सेक्टर एंटिटी को प्राइवेट सेक्टर हाथों के अंदर दे दिया जाता है। तो बताएं कौन सी स्टेटमेंट यहां पर हमारी करेक्ट हो जाती है। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। न्यूज देखेंगे क्यों न्यूज में थी और फिर करेक्ट आंसर तक भी पहुंचेंगे। चलिए देखिए, अभी रिसेंटली जो मैंने आपको न्यूज बताई थी, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जो बिडिंग की डेडलाइन पवन हंस के लिए एक्सटेंड करी है, तो वहां पर पूछा जा सकता है दीपम के बारे में, स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये सब चीजों के ऊपर क्वेश्चन उठ सकते हैं। बात करी जाए दीपम के बारे में तो यस, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट पब्लिक एसेट मैनेजमेंट जो है एक नोडल डिपार्टमेंट है फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर और ये पीएसयू की स्ट्रेटेजिक सेल के लिए काम करता है। तो पहली जो स्टेटमेंट है वो आपकी करेक्ट हो जाती है। यहाँ पे दीपम और नीति आयोग ही आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन कौन सी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स ऐसी हैं जहां पे हमें डिसइन्वेस्ट करना चाहिए और किस तरीके से करना चाहिए। तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपकी करेक्ट हो जाती है। देखिए तीसरी स्टेटमेंट काफी कंट्रोवर्शियल सी स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि देखिए जब भी ओनरशिप को सेल किया जाता है प्राइवेट सेक्टर को और इवन दूसरी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को भी, उसे डिसइन्वेस्टमेंट कहा जाता है, एटलीस्ट फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव। हालांकि 2020 के अंदर ही जो सीएजी है, सीएजी ने यहाँ पे गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया था कि जब आप एक पीएसयू को दूसरी पीएसयू को सेल करते हैं तो आप उसे डिसइन्वेस्टमेंट ना माने, ऐसा सीएजी के द्वारा कहा गया था। हालांकि इसे माना जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। उन्होंने उनको रिसीट्स भी दी थी सीएजी को कि दीज आर द रिसीट्स व्हिच शोज कि ये जो पर्टिकुलर डिसइन्वेस्टमेंट है करी गई है। पिछले साल हुआ क्या था, जो एचपीसीएल है उसको ओएनजीसी को बेचा गया था और वहां से ही सीएजी ने इस चीज के ऊपर क्वेश्चन उठाने शुरू करे थे कि अपने जो आपके डिसइन्वेस्टमेंट के टारगेट्स हैं उनको मीट करने के लिए आप ऐसा कर रहे हैं और ये चीज नहीं करनी चाहिए, प्रैक्टिस आपको नहीं करनी चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट के लिए पैसा रेज करना काफी जरूरी था, तो अराउंड 72,620 करोड़ का पैसा रेज किया गया था ताकि उसको वेरियस सोशल सेक्टर्स के अंदर लगाया जा सके, वेरियस इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट्स हो गए वहां पर लगाया जा सके और जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है उसके अंदर लगाया जा सके। हालांकि यस, यहाँ पे तीसरी स्टेटमेंट तो आपकी इनकरेक्ट हो ही जाती है। प्राइवेट सेक्टर ओनली नहीं होगा, क्योंकि जब पब्लिक सेक्टर को भी बेचा जाता है, एक पब्लिक सेक्टर को दूसरे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को बेचा जाता है, इवन दैट कम्स अंडर व्हाट, इवन दैट कम्स अंडर डिसइन्वेस्टमेंट। ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे तीसरी स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाएगी। करेक्ट आंसर विल बी। चलिए